लास्ट क्लास में हम आयरन पढ़ रहे थे। आयरन पढ़ते पढ़ते ही क्लास, पता नहीं आपकी क्लास में क्या हो जाता है। अच्छा, शाम का समय है ना, एक तो इंटरनेट ना 8 बजे के लमसम इतना बफर हो जाता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने जियो लगवा लिया, मैंने एक्साइटर लगवा लिया, मैंने एयरटेल लगवा लिया। अब और क्या करूं ये बताओ, कोई अच्छी कंपनी और है इनके अलावा तो बताओ। धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर हमारा रनिंग था, जिसमें बहुत सारी मेटल्स तो आपने पढ़ ली थी, लेकिन हमने आयरन स्टार्ट किया था। जस्ट स्टार्ट ही किया था, आयरन के और के फॉर्मूलेज लिखवा रही थी मैं, और इतने में पता नहीं क्या हो गया। दिलकुश कहने मेरे घर में पानी आ गया है बहुत ज्यादा। अच्छा दिलकुश, आप बिहार के रहने वाले होंगे, बिहार में प्रयागराज वगैरह में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, और दिल्ली में तो अब पिछले 10 दिन से कोई बारिश नहीं है, अब बिल्कुल एकदम ठीक है। चलो सुनो, हम आज पढ़ने वाले हैं आयरन के बारे में। आयरन बहुत सारे काम आता है, आप जानते हैं। लोहे का तो लोहा स्टील बनाने में काम आता है। लोहा हमारे घर में इतने सारे, हम लोहे के बहुत सारी, लोहे का गेट बनवाते हैं, लोहे के रेलिंग बनवाते हैं, बहुत सारे काम आते हैं लोहे के। प्रेम प्रकाश गुड इवनिंग, रितेश कुमार गुड इवनिंग। चलो अब मैं किसी का नाम ना लूं, किसी को गुड इवनिंग ना बोलूं तो समझ जाना कि मैं पढ़ाने पर ध्यान देने लग गई हूँ। ठीक है, चलो। मेरे घर में पानी भर गया, लाइट नहीं है, मैं 6 किलोमीटर दूर आता हूँ। अरे यार, सलोरी में भी पानी भर गया है। अच्छा, चंद्रा आपका कमेंट आ रहा है बिल्कुल। अरे इतनी बारिश को रोको यार, इंद्र देवता की पूजा करो, कहो इंद्र देवता जी बस रुक जाओ, अब बहुत हो गया। चलिए, तो आयरन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ बातें बताई थी, वो आप अपने आप लिख लेना कि दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम के बाद। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल होती है तो वो आयरन होती है। देन मैंने आयरन के बारे में बताया था, डी ब्लॉक में आता है, बीच वाले में, और इसका ग्रुप वगैरह सब कुछ लिखवा चुकी थी। लेकिन अब हम किसके बारे में, आयरन के ओर के बारे में पढ़ रहे थे, आयरन के अयस्क पढ़ रहे थे, आयरन के ओर, आयरन के अयस्क पढ़ रहे थे। अब आयरन के ओर कौन कौन से थे तो मैं फॉर्मूले लिखवा रही थी, इतने में बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट वगैरह की, तो एक बार फिर से लिख लें। आयरन के और 5 के 5 याद कर लिए हैं क्या आपने? कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे आता है हेमेटाइट, आयरन का पहला ओर है जिसे हम हेमेटाइट नाम से जानते हैं। दूसरा है बच्चों मैग्नेटाइट, 2 नंबर पे आता है मैग्नेटाइट, हिंदी में सेम नाम है मैग्नेटाइट। 3 नंबर पे आता है लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, और 3 नंबर पे आता है लिमोनाइट, लिख लो पहले, लिमोनाइट। इनके फॉर्मूले नहीं लिखे हैं हमने अभी तक, लिमोनाइट। 4th पे आता है बच्चों सेडेराइट, सेडेराइट, हिंदी में सेम नाम है, सेडेराइट ही लिखा जाएगा। और 5th पे आता है आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। और आयरन पायराइट के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि इसे ना फूल्स गोल्ड कहा जाता है। फूल्स गोल्ड का मतलब होता है मूर्खों का सोना, क्योंकि इस लोहे में हल्की सी शाइन होती है, हल्की सी चमक होती है, और उसी चमक के कारण जो उल्लू लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो इसे सोना समझ लेते हैं, लेकिन ये सोना होता नहीं है। अब मैं इसके बाद इनके फॉर्मूले नोट करवा रही थी, तो जरा इनके फॉर्मूले लिखिएगा, किसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। अगर हेमेटाइट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला Fe2O3, याद सिर्फ 2 के करने हैं, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 के आते हैं, वो याद कर लीजिएगा। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, ये नहीं पूछा जाता है, जिसको मैं टिक कर रही हूं सिर्फ वही याद करने हैं। लिमोनाइट होता है FeO.NH2O, NH2O का मतलब होता है कि यहां पर वाटर के N मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सेडेराइट का होता है बच्चों FeCO3, और आयरन पायराइट इसका पूछ लिया जाता है FeS2। सिर्फ इन 2 के फॉर्मूले याद करने हैं, किस किस के, हेमेटाइट के याद करो एक तो, और एक याद करो आयरन पायराइट के, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। अब वहां पर आयरन पायराइट नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पर ऑप्शन में FeS2 लिखा हुआ होगा, तो आपको फॉर्मूले इसलिए याद करना आपकी मजबूरी हो जाती है। क्या है, लोहा पढ़ रहे हैं हम, लोहे को हम 5 जगह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका निष्काश, इसका अपन क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं,
निष्कर्षण कर सकते हैं इसका। तो जहां जहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया है वो उसके और बनते जाएंगे, एस के बनते जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में आता है, एक आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़ा होगा, परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट, जो स्थायी चुंबक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस ओर का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट और सैडेराइट और इन पांचों के अंदर जो परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक बनाते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा आयरन का ओर काम में लिया जाता है। तो जिसके आगे लिखा है उसी को लिख लेना। और दूसरी बात, इसी ओर से सबसे ज्यादा आयरन को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। कितना? अप्रोक्स 70 से लेकर 72%, 70 to 72% आयरन को हम यहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? मैं एग्जाम के क्वेश्चन बता रही हूं, प्रॉपर थ्योरी वाला चैप्टर है, कुछ समझने वाली बातें नहीं है, सीधा एग्जाम में वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, तो आप वैसे ही बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आयरन के कितने ओर हैं? 5। फॉर्मूले लिख लीजिएगा, सिर्फ 2 के याद करने हैं। आयरन पायराइट, टी है, ये टी है बच्चा, इसको आयरन पायराइट मत पढ़ लेना, पायराइट, ठीक है। उसके बाद पूछे कि किस आयरन के ओर से सबसे अधिक आयरन मिलता है। तो मैग्नेटाइट ऐसा ओर है जिससे अप्रोक्स 70 से 72% आयरन मिलता है। उसके बाद हेमेटाइट से मिलता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट बनाने में, जो स्थायी चुंबक है उसको बनाने में, हाँ आज 8 बजे एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 बजे आ जाएगी। स्थायी चुंबक बनाने के लिए तो मैग्नेटाइट यूज में होता है। चलिए, ये तो बात होगी आयरन के ओर की, कि भैया ये तो हो गए, यहां से हम आयरन वहीं से हो जाएगी ना। ओके 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 ओके, लाइव हो गई ना क्लास। बच्चों बीच में क्या हो गया कि आपका नेट बफर करके दूसरे में चलाने लग गई मैं, है ना, दूसरे इंटरनेट से मैंने कनेक्ट करा है। मैंने कहा था ना आपकी क्लास में आप कुछ हवन भवन करवाओ जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आए आपकी क्लास में। जस्ट मैं इंटरनेट की बात कर रही थी और इंटरनेट ही रुक गया, फिर तुरंत मैंने एक्साइटल से एयरटेल में कन्वर्ट करा है इंटरनेट को और फिर अपनी क्लास वापस स्टार्ट करवाई है। चलो थोड़ा कुछ हवन ववन करवाओ यार, तुम लोग क्या ज्यादा ही कुछ पाप वाप करके बैठे हो क्या? आपकी क्लास में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है। चलो सुनो, तो हम आयरन के बारे में पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। अब ऐसे टेक्निकल एरर को मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे आउट ऑफ बॉक्स हैं बच्चों ये। अब चल गई ना क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 से 3 मिनट की क्लास बीच में रुक गई थी, ठीक है। तो ये आपके 5 क्या हो गए? आयरन के और हो गए। और तो बात हो गई अब खत्म। एस तो आप बता दोगे, आयरन के आप याद कर लोगे, मुझे पता है, अच्छे स्टूडेंट्स हो आप। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, आयरन की स्टेट कितनी होती है। एक्चुअली आयरन जो है ना वो 4 स्टेट में रहता है। आयरन की 4 स्टेट होती हैं, स्टेट ऑफ आयरन, ये अच्छे से नोट करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो लोहा होता है ना, लोहे की अवस्था। अब मैम स्टेट का मतलब क्या है? मैं ना आपको आगे चलकर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगी, जिसे हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण अंक। और इसी ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर आयरन की 4 स्टेट होती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर जो लोहा है वो अपनी 4 स्टेट में रहता है। अब कैसे रहता है बच्चों, वो ध्यान से सुनो। अब बिल्कुल चल गई है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही चल रही है अभी क्लास। पहला लिखते हैं हम आयरन को। आपने देखा होगा आयरन की वैलेंसी आप +2 भी दिखाते हो, आयरन की वैलेंसी आप +3 भी दिखाते हो। कभी अगर आपने पढ़ा होगा तो आयरन +4 की फॉर्म में भी रहता है एंड आयरन +6 की फॉर्म में भी रहता है। ये क्यों लिखे हैं मैंने +2, ये मैंने क्यों लिखे हैं +3, क्यों लिखा है मैंने +4 और क्यों लिखा है मैंने +6? ये होते हैं आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर, ये होते हैं आयरन के ऑक्सीकरण अंक। और इन्हीं ऑक्सीडेशन के आधार पर आयरन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आयरन, स्टेट ऑफ आयरन, लोहे की अवस्था
4 अवस्था में रहता है। और बच्चों एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फेरस। जब कभी भी आयरन +2 की वैलेंसी शो कर रहा हो या इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा हो तो उसे लिखा जाता है फेरस। जब कभी भी आयरन जो है, आप बताओगे बेटा, जब कभी भी आयरन है +3 की स्टेट की अवस्था में होती है तो उसे कहा जाता है फेरिक। फेरिक, फेरिक। समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेमेटाइट एंड रस्ट ऑफ आयरन, अभी बताएंगे। बहुत डिफरेंस होता है हेमेटाइट और, अगर आप हेमेटाइट की बात करते हो बच्चा, हेमेटाइट तो Fe2O3 होता है, लेकिन जब रस्टिंग होती है तो वहां पर ऑक्सीजन, नमी के साथ पानी भी चाहिए होता है, ठीक है पूजा, अभी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आयरन Fe+4 है तो इसे कहा जाता है परफेरिट। क्या कहा जाता है, परफेरिट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में आते हैं ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन। नेक्स्ट, आप बताओगे +6 की है तो उसे कहा जाता है फेरिट, +6 है तो उसे कहा जाता है फेरिट। अब मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुन लो। कभी भी ऑप्शन में लिया हुआ हो कि आयरन की, अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे फेरस नाम दिया जाता है। +3 में है तो उसे फेरिक नाम दिया जाता है। +4, ये 4 है, 4 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसे परफेरिट कहा जाता है। अगर 6 है तो उसे फेरिट कहा जाता है। 5 और बताए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, सैडेराइट, 4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है, सब याद कर लेना। कौन कौन सी, फेरस, फेरिक, परफेरिट एंड फेरिट। अब आप बच्चे लोगों, आप हमेशा बायोलॉजी में एक चीज पढ़ते हो कि हमारा खून है, ब्लड है, और ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। ये बात इस धरती पर कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और उसे ये नहीं पता होगा कि हमारे खून में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि भैया हमारे खून में जो लोहा है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, किस फॉर्म में होता है, तो बच्चों करके आ जाना, वो +2 बोले तो वो फेरस की फॉर्म में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रही हूं। ये कमेंट और ये डाउट है ना, सारे इंक्वायरी नंबर के लिए होते हैं, कौन सा बैच परचेज करें, कौन सा नहीं करें, किताब कब मिलेगी, ये सब टीचर का काम नहीं होता है उल्लू बच्चों बताना। अभिषेक फिर भी बता देती हूँ, अगर आपने साइंस स्पेशल लिया है तो आपको कॉम्बो वाले में साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां मैथ्स पढ़ सकते हैं बैच में, ठीक है। तो हमारे खून में जो आयरन है ना वो किस स्टेट में होता है, फेरस की स्टेट में होता है। ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूं। 5 क्या बता दिया मैंने, 5 मैंने बता दिया आपका क्या, इसके और बता दिए। उसके बाद 4 मैंने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी। अब मैं बता देती हूं आपको टाइप्स ऑफ आयरन। ये सब याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लोहे के प्रकार, अगर लोहे के प्रकार की बात करते हो कि भैया लोहे कितना प्रकार का होता है, और जब लोहे के प्रकार की बात करते हो तो लोहा 3 टाइप का है। कौन कौन सा, पहला होता है कास्ट आयरन, और हिंदी में जिसे कहा जाता है कच्चा लोहा बच्चों, कच्चा लोहा। दूसरा आता है बच्चों पिग आयरन, पिग आयरन जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, ढलवा लोहा। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आयरन वाले चैप्टर से। तीसरा होता है रोट आयरन। तीसरा कौन सा होता है, रोट आयरन, जिसे हिंदी में कहा जाता है पिटवा लोहा। हिंदी में क्या कहा जाता है, पिटवा लोहा। तो लोहे के टाइप 3 हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हैं, एंड इसके और 5 हैं। अब जब लोहे के प्रकार की बात करते हैं तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा लिखोगे, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रोट आयरन। अब बच्चों एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा लोहा है जो इम्प्योर है, सबसे ज्यादा इम्प्योर आयरन कौन सा है। इम्प्योर आयरन या आएगा सबसे खराब क्वालिटी का लोहा कौन सा है, बैड क्वालिटी का आयरन कौन सा है, या पूछेगा हिंदी में लोहे की सबसे अशुद्ध रूप कौन सा है, सबसे ज्यादा इम्प्योर फॉर्म कौन सी है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है प्योर फॉर्म ऑफ आयरन।
प्योर आयरन, और यह पूछेगा सबसे अच्छी क्वालिटी वाला, गुड क्वालिटी वाला आयरन कौन सा है। ये लो, ये 2 क्वेश्चन तो पक्का है। एक और भी बताऊंगी भाई थोड़ी देर के बाद, सुनते जाइएगा क्या मैं क्या बोल रही हूं। लोहा 3 प्रकार का होता है। अब लोहे की प्योरिटी और इम्प्योरिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के परसेंटेज पर लोहे की प्योरिटी और इम्प्योरिटी डिपेंड करती है। उस्ताद सिंह हरे कृष्णा बेटा खुश रहो, ठीक है। कार्बन जितना ज्यादा जिस लोहे में होगा वो उतना ही इम्प्योर आयरन होगा। इम्प्योर या बैड क्वालिटी का आयरन का मतलब है जिसमें कार्बन क्या हो, ज्यादा, और जिस लोहे में जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना ही ज्यादा खराब होगा। और जिस लोहे में जितना कम कार्बन होगा बच्चों, कार्बन का परसेंटेज कम होगा, वो उतना ही ज्यादा प्योर आयरन होगा। मैं आयरन की बात कर रही हूं। इसका जस्ट अपोजिट होता है कोल में। कोल का मतलब होता है कोयला, जिसे आप जलाते हो। कोयला होता है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, आपने आगे पढ़ाने वाली हूं मैं आपको जब कॉल करवाऊंगी तब। बेटा ध्यान से सुनिएगा, जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन है वो उतना ही अच्छा कोयला होता है, लेकिन जिस लोहे में जितना ज्यादा कार्बन है वो उतना ही खराब लोहा होता है। और ये जो 3 टाइप के लिखे हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है कास्ट आयरन में, जिसे आप कच्चा लोहा बोलते हो। और इस कच्चे लोहे में होता है 4 से 4.5% कार्बन। अब बोलोगे मैम ज्यादा कहां है? भैया 4 से 4.5% कार्बन कम नहीं होता है, तो इसीलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन है। जब पिग आयरन होता है उसमें अप्रोक्स रहता है 2 से 2.5% कार्बन, लेकिन जो रोट आयरन में है उसमें सबसे कम होता है। और कितना? तो पॉइंट में होता है 0.12 से लेकर 0.25% में। अब ये बताओ कि सबसे कम किसमें है? सबसे कम हो गया मैम रोट आयरन में। तो रोट आयरन क्या हो जाएगा? सबसे प्योर आयरन या गुड क्वालिटी का आयरन, तो इसके आगे लिखो रोट आयरन। जो पिटवा लोहा होता है वो सबसे अच्छा लोहा होता है और इस पे जंग भी नहीं लगता है, जंग भी नहीं लगता है। ये एग्जाम में आता है कि किस लोहे पर जंग नहीं लगता, तो बताओ किस लोहे पे जंग नहीं लगता? बताओगे रोट आयरन पे। और सबसे इम्प्योर के आगे क्या लिख दोगे? कास्ट आयरन। इस पर सबसे ज्यादा जल्दी जंग लग जाता है, ज्यादा जल्दी जंग, जंग का मतलब होता है करोजन। आगे पढ़ा, अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी। ज्यादा लगता है क्या? रस्टिंग ज्यादा होती है इसकी, जंग ज्यादा लगता है। तो प्योर और इम्प्योर किस पे डिपेंड करता है? ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर कास्ट आयरन की बात करेंगे, सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी का लोहा माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है इन तीनों के मुकाबले में, इसलिए यह सबसे खराब क्वालिटी का है, इस पर आसानी से जंग लग जाता है। और जो रोट आयरन है ना बच्चों, रोट आयरन में सबसे कम होता है, इसलिए इस पे जंग नहीं लगता है। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, अगर आप कभी दिल्ली घूमने आए होंगे तो दिल्ली में है लोहा स्तंभ, सुना है ना आपने? लोहा स्तंभ है और मॉन्यूमेंट है, घूमने गए होंगे कभी आप। और लोहे का जो स्तंभ है वो इतने सालों से एज इट इज खड़ा है, मतलब हिस्ट्री में हिस्टोरिक उसकी वैल्यू बहुत है। आपने देखा होगा उस पर कोई अलग अलग टाइप की लैंग्वेज भी लगी है, हिस्ट्री में लिखी हुई है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मुझे नहीं मालूम इतना इसके बारे में कि किसने किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मुझे इतना पता है कि दिल्ली में जो लोहा का स्तंभ है वो इतना खड़ा है आज तक, कितने हजारों साल से, फिर भी उसके ऊपर आज तक क्या नहीं हुई? रस्टिंग नहीं हुई, उस पर जंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस लोहे के स्तंभ में जो लोहा बनाने के लिए काम में लिया गया है वो कौन सा है? रोट आयरन है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि दिल्ली में जो लोहा स्तंभ है, जो आयरन का मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, उसके ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं हुई आज तक। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको बनाने में रोट आयरन काम में लिया गया है। इस बात को, मेरी बात को अच्छे से नोट कर लेना। ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी की ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं रस्टिंग होता कैसे है। रस्टिंग ऑफ आयरन लिखोगे, लोहे पे जंग लगना। रस्टिंग 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, सब नोट कर लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोहे पे ही जंग लगता है,
कोई भी मेटल पे लग सकता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, आयरन एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। आयरन इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि पोटेशियम और सोडियम से ज्यादा हो जाएगी, नहीं। जिंक हो गया आपका, ये क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें देखें, इनके कंपैरिजन में देखें तो इनमें सबसे क्रियाशील, मतलब इन सब में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी मानी गई है? आयरन। क्यों? क्योंकि जो लोहा है ना, लोहा एक तो एयर, जैसे ही आपने आयरन को क्या दिया? एयर दी। और ये एयर कैसी होनी चाहिए? ये एयर होती है बच्चों ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड का मतलब समझते हैं? नमी वाली हवा। आपने अगर लोहे को नम हवा दे दी या नमी वाली हवा दे दी, अब नम का मतलब तो आप समझते ही होंगे शायद, इतना तो जानते ही आप। अगर आपने आयरन को क्या दी? एयर दी। एयर का मतलब है ह्यूमिड एयर, ड्राई एयर नहीं। ड्राई एयर में लोहे की रस्टिंग नहीं होती है, ह्यूमिड एयर। प्लस आपके आयरन को मिल गया यहां से, दूसरा यहां से मिल गया आयरन को नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर, नॉर्मल में क्यों लिख रही हूं, इसका रीजन है। नॉर्मल वाटर का मतलब है यही टैप वाटर जो हमारे घरों में आता है, हम जिसे कपड़े धोते हैं या पीते हैं, इसे बोलते हैं साधारण जल। ये दे दिया। अब मैंने कहा ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा है? ह्यूमिड एयर, नमी वाली हवा। और हवा के अंदर क्या है? आप सब जानते हैं केमिस्ट्री में एयर का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीजन। इसका मतलब मैम, आयरन को जब ऑक्सीजन मिला, नमी वाली हवा मिली और थोड़ा बहुत पानी मिल गया, तो ये जो आयरन है इसका क्या हो जाता है? इस आयरन के ऊपर क्या हो जाएगी? इसकी रस्टिंग हो जाएगी। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। इसके ऊपर जंग लग जाएगा। और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे के ऊपर जंग लगता है तो क्या क्या चीजें वहां होती है मौजूद। तो आप क्या बताओगे? आयरन के साथ थोड़ा बहुत ह्यूमिड एयर। अब ह्यूमिड एयर का मतलब है नम वाली हवा। हवा के अंदर ऑक्सीजन है, नमी किसकी वजह से है? पानी की वजह से है। तो या तो यहाँ नॉर्मल वाटर भी लिखा हुआ होता है, और कभी कभी एग्जाम में इसको आप और लगा के लिखो, अथवा लगा के लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। भाई ह्यूमिड एयर में अपने आप में हल्का फुल्का पानी की ड्रॉप है, आप जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप बताओगे इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो जैसे ही आपने आयरन को क्या क्या दिया, ऐसे आयरन को मिल गया ऑक्सीजन और वाटर, आप लिख सकते हो आयरन। आयरन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, और साथ में क्या मिल गया? इसको पानी मिल गया। तो अब होएगा इस आयरन के ऊपर, इन तीनों चीज की वजह से हो जाती है रस्टिंग, जंग लग जाता है। और बच्चों एग्जाम में जंग लगने से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे पूछ ले रस्टिंग फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे आयरन, तो आयरन को क्या मिला? ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा Fe2O3। एक पूजा डाउट पूछ रही थी ना, इतने को कहा जाता है बेटा मैग्नेटाइट। इसके आगे XH2O मतलब पानी, ये पानी भी तो था, इस पानी के साथ जब जुड़ गया आयरन तो ये बन गया आयरन की रस्टिंग। ये हो गई है आयरन की रस्टिंग। और इसका केमिकल नेम क्या है रस्टिंग का? ये तो फॉर्मूला हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका केमिकल नेम क्या है रस्टिंग का, मतलब इसका केमिकल नेम का मतलब हो गया इसका रासायनिक नाम क्या है रस्टिंग का। और जब रासायनिक नाम की बात करते हैं इसे कहा जाता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। रासायनिक नाम होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये जनरली बुक्स में नहीं लिखा हुआ होता है, इसलिए इसको नोट कर लेना। इसे कहा जाता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये है आयरन का केमिकल नेम। मैम कभी कभी कपड़ों पे जंग लग जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपके कपड़े पे जंग लगी है, क्यों लगती है कपड़ों पर जंग, कोई बता सकता है मुझसे? आपका ये शर्ट है, इसके बटन बनाने में कहीं लोहा वोहा यूज हुआ है, या पैंट होती है तो पैंट की जिप क्या होती है? लोहे की होती है। कपड़े को आप पानी से धो देते हो, पानी मिल गया, और एनवायरमेंट में एयर तो है ही, तो कपड़ों पे जंग लगना तो आसान सी बात है। कपड़ों पे जंग लगना तो बहुत मामूली सी बात है बेटा, ठीक है। कपड़ों पर जो जंग के धब्बे लगते हैं उसे मिटाया जाता है एक एसिड से। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। शारिफ खान ने पूछा है, मैंने बता दिया है, एग्जाम के क्वेश्चन है।
आयरन के बटन होते हैं या आयरन की जिप होती है, तो उसकी वजह से आपने आयरन उस कपड़े को कहां धोया, आपने वॉशिंग मशीन में धो दिया, पानी से धोया तो पानी मिल गया और एयर तो है ही आपके चारों तरफ कपड़े के, तो रस्टिंग बहुत आसान सी बात है। और कपड़ों पे क्या, हमारे घरों में गेट की कुंडी होती है लोहे की, या आपने रेलिंग लगा रखी है लोहे की, लोहे का गेट लगा रखा है, बारिश के मौसम में अक्सर उस पर बहुत ज्यादा तरीके से जंग लग जाता है, पपड़ी सी उतरने लग जाती है इस लोहे की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर कपड़ों के ऊपर जंग लगा है तो उस जंग के धब्बे को ऑक्जेलिक एसिड द्वारा रिमूव किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने बता दिया आपका। अगर मैंने पूछा क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अच्छा केमिकल नेम लिखा हुआ था, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ये लिख लेना। अब बच्चों एग्जाम में इसके अलावा या तो फॉर्मूला पूछेगा या पूछेगा कौन कौन सी गिवन कंडीशन है जिसमें रस्टिंग हो सकती है, कपड़ों पे रस्टिंग होगी तो वो किससे रिमूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है, जब जंग लगता है तब क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या आते हैं ड्यूरिंग रस्टिंग, केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग रस्टिंग, केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग रस्टिंग। जब रस्टिंग होती है मतलब जब जंग लगता है उस समय क्या क्या केमिकल चेंजेस आते हैं, क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई बता सकता है मुझे। केमिकल चेंजेस क्या आता है, सबसे पहला तो टोटल वेट जो लोहा है उसका कुल वजन जो होता है वो हो जाता है इंक्रीज, लोहे का वजन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, आप देखो ना, पहले लोहा था सिर्फ Fe की फॉर्म में, अब वो किसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, तो वजन बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ पूछे, स्ट्रेंथ का मतलब है उस लोहे की मजबूती कम हो जाएगी बच्चों, मजबूती क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, लोहे का कलर चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा लोहे का कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का लोहा हो जाता है, ऐसे पपड़ी से उतर के उस लोहे की गिरने लग जाती है। और जो आपकी इसके उस आयरन के अंदर जो प्योर आयरन है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। प्योर आयरन, प्योर तो बचा ही नहीं उसके अंदर भैया, इंप्योरिटीज आ गई, देखो फेरसोफेरिक ऑक्साइड बन गया। इसलिए आप याद रखोगे प्योर आयरन की जो क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब उसकी गुणता है, उसमें क्या आ जाएगी, क्वालिटी में कमी आ जाएगी। प्योर आयरन 1 किलो अगर लोहा है उसके ऊपर 4-5 साल रस्टिंग रह गई तो मान लेना आधा ही लोहा बचा है आपका, आधा किलो ही लोहा बचा है। और जब रस्टिंग होती है तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है यह बाद की बात है, एक क्लास में सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो, इसको बाद में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ लिख लो, किसी का एग्जाम है तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख देना कि भैया रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। हाँ, ऑक्सीजन रिडॉक्स क्या होता है बता दूं आपको हल्का सा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और एक बात बताऊं, इस यूनिवर्स की सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। आयरन का कलर कैसा होता है, लोहे का कलर कैसा होता है, आपको ये नहीं पता अंजनी? हाँ, अजीब हो यार विकास, उसमें एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। कोरोजन इसी को कहा जाता है, आप इसे रस्ट बोलो या कोरोजन बोलो एक ही बात है पूजा, कोरोजन और रस्ट एक ही बात है, कोरोजन और रस्ट एक ही बात है, जंग लगना एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। जीत राव ने सही आंसर दिया है। अब मैंने कहा यहां पर नेक्स्ट कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब एक बच्चा बोले लोहे का रंग कैसा होता है, बताओ यार, ऐसी बातें ऐसे क्वेश्चन पूछने के होते हैं क्या टीचर से? ये नहीं पता कि लोहे का रंग कैसा होता है? लोहे का रंग पिंक कलर का होता है, ठीक है, गुलाबी कलर का होता है लोहा, चलेगा? चलो अब सुनो, क्या अगर आपको देखो, अगर आपके लोहे पे जंग लग गया तो लोहे की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी दिन बर दिन, लोहे का लाइफ स्पेन कम होता जाएगा। लोहे का गेट है तो अगर उसकी रस्टिंग होगी तो 50 साल जो गेट चलने वाला था वो 20 साल ही चलेगा आपका। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि आपको लोहे के ऊपर रस्टिंग होने से बचाना है तो 2 सॉल्यूशन है आपके पास। रस्टिंग से प्रिवेंट करना है
टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। अगर सॉल्यूशन क्या है इसका, मतलब इसके उपाय क्या है, तो या तो कर दो उसके ऊपर पेंट कर दो। देखा होगा आपने, हमारे घरों में खिड़की होती है, जाल होते हैं, या जो हमारा गेट होता है उस पर हमारे पेरेंट्स या किसको बुलाकर, पेंटर को बुलाकर पेंट कर देते हैं। हमारी मम्मी तो खुद कर लेती है गांव के गेट पे, बड़ा मजा आता है उन्हें पेंट करने में। दूसरा प्रोसेस है, इस आयरन के चारों तरफ किसकी लेयर चढ़ा दो, जिंक की। जिंक को हिंदी में जस्ता कहा जाता है। जिंक इज ए इंग्लिश टर्म और हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, जस्ता। अगर आपको आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो इस लोहे के चारों तरफ किसकी परत चढ़ा दो, किसकी लेयर चढ़ा दो, जिंक की। अब मेरे बच्चों ध्यान से बात सुन लेना, जिंक इज ए लेस रिएक्टिव मेटल। ये क्या है, कम क्रियाशील धातु है, तो ये ना पानी से रिएक्ट करेगा ना एयर से करेगा। तो क्या होता है, आप बताओगे कि इस लोहे के चारों तरफ जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिंक बाहर है, आयरन अंदर है, तो इस आयरन का लाइफ स्पेन बढ़ जाता है। लाइफ स्पेन ऑफ आयरन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, कैसे, तो जिंक की लेयर चढ़ाने से। और जब आप लोहे के ऊपर जिंक का लेपन करते हैं तो इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आयरन का लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि आयरन की क्वालिटी वैसे की वैसी बरकरार रहे। इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनो, इसे गलवीकरण कहा जाएगा। दूसरा इसी का नाम होता है यसद लेपन। तो अगर कभी हिंदी में यसद लेपन आ गया ना, फिर ये मत सोचना कि भैया ये यसद लेपन क्या है, गैल्वेनाइजेशन की हिंदी होती है ये। तो इसे कहा जाता है गलवीकरण। क्या, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोट टू आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए। थैंक यू कतिका पाली ज्योतेश्वर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन इसे कहते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूं, सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, क्वेश्चन सुनना। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर लोहे पे जंग लगता है तो वहां पर मैंने एक बात लिखी थी, नॉर्मल वाटर पे लगता है। नॉर्मल वाटर का मतलब है टैप वाटर, जो हमारे घरों में टैप से आता है, या आप जो पानी पीते हो, बिस्लेरी, किनले, जो भी, इन सब पे जंग लग सकता है। लेकिन अगर आपने लोहे को दिया डिस्टिल्ड वाटर तो यहां से जंग नहीं लगेगा। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर, और इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों आसुत जल, आसुत जल या उदासीन पानी, आसुत जल। तो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो सुनो आप, तो कि किस प्रकार के पानी की प्रेजेंस से लोहे पे जंग नहीं लगता। तो कौन सा पानी, डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जिसका पीएच वैल्यू कितना हो, 7। मैंने बताया था पीएच स्केल पर 7 पर कोई भी सॉल्यूशन क्या रहता है, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि किस प्रकार के पानी में लोहे पे जंग नहीं लगता, तो ऑप्शन में रेन वाटर होगा, टैप वाटर होगा, या बिस्लेरी वाटर होगा, आरओ वाटर होगा, कुछ भी हो जाए ऑप्शन। आपको सिर्फ ये सुनना है डिस्टिल्ड वाटर। अब मुझे पता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा या आना चाहिए, वाई मैम डिस्टिल्ड वाटर पे जंग क्यों नहीं लगता? अरे लो, साफ साफ लिखा हुआ है न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल का मतलब इस पानी में क्या नहीं है, आयंस नहीं है, और जब आयंस नहीं है तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी, क्या नहीं होगी, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो क्या जंग लगेगा, क्या नहीं लगेगा। एक कह रहे आसुत जल किसे कहा जाता है, बता तो दिया मैंने, आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर को कहा जाता है। अंजनी कुमारी, हिंदी है डिस्टिल्ड वाटर की हिंदी आसुत जल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यस, जीत राव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या कि भैया डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी पानी वो नहीं है, आयंस नहीं है, फ्री आयन, 7 पर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना उसमें पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन, ना वो कैटायन ना वो धनायन है, ना कैटायन ना ऋणायन, कुछ नहीं है वो, ना कैटायन ना एनायन। ठीक है, इसलिए वो इसके अंदर जब आयंस ही नहीं है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, और जब रिएक्शन होगी ही नहीं तो
रिएक्शन फिजिक्स में पढ़ा ना, फ्री आयंस होंगे तभी तो होगी, तो उस पर क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कभी रेलवे आरआरबी के एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्या बताने जा रही हूँ, नेक्स्ट बताने जा रही हूँ आयरन का सबसे ज्यादा यूज क्या होता है। देखो, एक तो आप लिख सकते हो हमारे घरों में इतने सारे औजार बनते हैं लोहे के, ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं। मेन जो आयरन का यूज है वो है स्टील बनाने में। स्टील समझते हो, स्टील का ग्लास, हमारे घरों में किचन में स्टील के बर्तन आते हैं स्टील बनाने में। और स्टील क्या है, स्टील एक अलॉय होता है, स्टील एक मिश्र धातु होती है। और अब थोड़ी ना बताऊंगी अलॉय क्या होता है, कितनी बार बताऊं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं और उससे कोई ना कोई चीज बनाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अलॉय कहा जाता है, उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो लोहे का, अब आप लिख सकते हो, देखो लोहे के यूज क्या लिखोगे, आप जानते हो चुंबक बनाने में लोहा होता है, घरों में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं लोहे के, जैसे ड्रिल मशीन है और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं लोहे की, आप जानते हैं, गेट हो गया, खिड़कियां हो गई, सब बनाने में। लेकिन रेल की पटरी पे लोहा होता है, मॉन्यूमेंट्स लोहे के बनते हैं, ये सारे बच्चों वाली बातें होती हैं। तो आयरन सबसे ज्यादा कहाँ काम में लिया जाता है, एक अलॉय बनाने में। कौन सा अलॉय, स्टील बनाने में। अब बच्चों स्टील के बारे में कुछ बातें लगाओ, लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टील पर क्या नहीं होती, स्टील पर वेल्डिंग नहीं होती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस अलॉय पर वेल्डिंग नहीं होती। आपने देखा होगा हमारे घरों में लोहे के बर्तन होते हैं, उसको अगर वो बीच में से ऐसे उसके अंदर तरार सी चल गई, वो कट सा गया, तो हम ले जाते हैं उसके ऊपर वेल्डिंग करवा लाते हैं, लोहे की बाल्टी वाल्टी होती है तो उस पे। लेकिन स्टील का कोई बर्तन है तो वो एक बार टूट गया तो वो टूट गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं होती, वेल्डिंग नहीं होती। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, स्टील बनाने के लिए अगर आप एक नॉर्मल, एक साधारण स्टील बना रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ या आयरन और आयरन के साथ आप क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं। लोहा प्लस कार्बन मिला दिया तो उसे एक साधारण सा स्टील बन जाता है। और इसी कार्बन की परसेंटेज के आधार पर, इसी कार्बन की परसेंटेज के आधार पर स्टील 3 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन 3 टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील 3 प्रकार का होता है। एक कह रहा मैम स्टील में कौन सी मैटर होती है, पूजा कह रही है, यही तो कह रही हूं मैं। स्टील में लोहा होता है, लोहा ज्यादा काम में लिया जाता है स्टील बनाने के लिए। और जब मैं बात करती हूं आयरन के साथ कितना कार्बन का परसेंटेज लिया, तो बच्चों कार्बन की परसेंटेज के आधार पर ही जो स्टील है उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील 3 प्रकार का होता है, हार्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ये सारे तीनों लिख लो, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला लिखो हार्ड स्टील, हिंदी बोलेंगे कठोर स्टील, कठोर स्टील। दूसरा हो जाएगा बच्चों माइल्ड स्टील, मध्यम। माइल्ड स्टील को कहा जाता है मतलब बीच का, ना कठोर ना सॉफ्ट, मध्यम स्टील। और तीसरा कौन सा होता है, सॉफ्ट स्टील। सॉफ्ट स्टील, मुलायम स्टील। अब मुलायम का मतलब ये नहीं है कि हाथ से ऐसे करके मरोड़ दोगे, ठीक है, लेकिन मैम स्टील पर गैस वेल्डिंग हो जाती है। वो डिपेंड करता है कौन सा स्टील है, उसमें कितना कार्बन का परसेंटेज है सारिफ। इसे बोलते हैं मुलायम इस्पात। स्टील का हिंदी एक इस्पात, स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है या स्टील आता है। तो बच्चों वही लिख लेना, कभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे कह जाएगा मैम ने स्टील की हिंदी नहीं करवाई। स्टील को हिंदी में इस्पात बोला जाता है या स्टील लिखा हुआ आएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जिस स्टील को बनाने में जितना ज्यादा कार्बन डला है वो उतना ही हार्ड होगा। जिस स्टील को बनाने में जितना ज्यादा कार्बन डला है वो उतना ही ज्यादा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आप बता दोगे, उतना ही ज्यादा वो हार्ड हो जाएगा। अगर हार्ड स्टील की बात करते हैं तो इसमें कार्बन का परसेंटेज रहता है 1 से 1.5% तक। 1 से 1.5% तक इसमें क्या रहता है, 1 से 1.5%। और मैं बताऊं बहुत सारी मैग्नेट होती हैं, उसमें लोहे की जगह यही डाल देते हैं, स्टील डाल देते हैं। तो भाई लोहा आ तो गया, मैंने कहा स्टील और स्टील में लोहा तो होता ही है। और कार्बन आपने पढ़ा होगा, मैग्नेट बनाने में कुछ परसेंटेज कार्बन भी यूज होता है, फिजिक्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अगर माइल्ड स्टील की बात करते हो तो माइल्ड स्टील की मतलब जो बीच वाला है, इसमें रहना चाहिए 0.5% के लमसम कार्बन।
इसे बोलते हैं मध्यम इस्पात, मतलब जो ना सॉफ्ट है ना हार्ड है। लेकिन जो सॉफ्ट स्टील होता है उसमें 0.1%, 0.1 तो लिखो, 0.1% या इससे भी कम स्टील डलता है, कम कार्बन डलता है। अब भैया इसमें सबसे कम है तो ये सॉफ्ट हो गया, इसमें इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ये माइल्ड कैटेगरी का है, इसमें सबसे ज्यादा 1 से 1.5% डाला है तो ये हार्ड हो गया। और कभी कभी चुंबक बनाने के लिए लोहा नहीं, लोहे के साथ क्या, लोहे की जगह स्टील काम में ले लिया जाता है, और उस स्टील में क्या होता है, आयरन और कार्बन, इसलिए ये चुंबक बनाने में काम में आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये चुंबक बनाने में काम में आ जाता है। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये तो स्टील के टाइप हो गए बच्चों, क्या कौन से स्टील के टाइप, किसके परसेंटेज पर, कार्बन के परसेंटेज पर। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप का स्टील आता है, टंगस्टन स्टील, स्टेनलेस स्टील, पहले तो लिखो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इसे हिंदी में कहा जाता है जंग रोधी इस्पात। जंग रोधी इस्पात, वो इस्पात जिसपे जंग नहीं लगता। और स्टेनलेस स्टील क्या है, एक अलॉय है। भैया स्टील खुद एक अलॉय है, आपको पता ही है ये बात, तो एक मिश्र धातु है। स्टील कोई मेटल थोड़ी है, कहीं पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी क्या मेटल स्टील, नहीं, स्टील एक अलॉय होता है जिसमें मेटल काम में ली जाती है। और जब आप स्टेनलेस स्टील की बात करते हो तो इसको बनाने में 3 मेटल काम में आती हैं, आयरन, क्रोमियम, निकिल। लिखो कौन कौन सी, Fe बोले तो लोहा, Cr का मतलब होता है क्रोमियम, क्रोमियम प्लस Ni का मतलब होता है निकिल। इन तीनों मेटल्स को जब आपने मिक्स करा, और मिक्स करने से क्या हुआ बच्चों, एक अलॉय बना, और उस अलॉय को काम में लिया तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। जंग रोधी इस्पात, क्यों जंग रोधी इस्पात, इस पे जंग नहीं लगता है। ठीक है, और मैं बता देती हूं इस पे जंग क्यों नहीं लगता। ये जो क्रोमियम है ना, ये क्रोमियम जंग लगने से बचाता है। क्रोमियम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो जंग लगने से बचाता है। क्रोमियम की लेयर बाहर हो जाती है, आयरन की अंदर हो जाती है, तो क्रोमियम इस आयरन तक ऑक्सीजन और पानी वगैरह को पहुंचने से रोक देता है, इसलिए क्या होता है, जंग लगने से बचाता है क्रोमियम। इसीलिए कहा जाता है वो इस्पात जिस पर जंग नहीं लगता उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। इनका परसेंटेज लिखना है, अप्रोक्स 70% में आयरन होता है, 18% में क्रोमियम होता है। कितना बचा, निकिल कितना बचा, 70 और 12%, 12% में निकिल होता है। ये लो, इनका परसेंटेज खैर नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी लिख लो। ब्रास ब्रॉन्ज का परसेंटेज पूछ लिया जाता है, बाकी किसी भी अलॉय का कभी परसेंटेज नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, आगे मेरी बात क्लियर। अब ऐसे ही स्टेनलेस स्टील के अलावा और देखो, मैं बताती हूँ कौन कौन से। स्टेनलेस स्टील किस किस का हो गया, आयरन, क्रोमियम, निकिल का। एक आता है बच्चों निकिल स्टील, जिसके अंदर निकिल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, उसे निकिल स्टील कहा जाता है। किस किस का होता है, ये होता है निकिल प्लस कार्बन प्लस आयरन। भैया कार्बन और आयरन को तो नॉर्मल इस्पात का ही है ना, और थोड़ा सा निकिल ज्यादा कर दिया तो उसे निकिल स्टील बोल दिया। ऐसे ही होता है बच्चों टंगस्टन स्टील, कभी सुना है आपने टंगस्टन स्टील, तो क्या करा, इस बार यहां निकिल की जगह क्या कर दिया, टंगस्टन कर दिया। अगर आप W, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W बता चुकी हूं, कार्बन, अरे भाई रे क्या हो गया, एक सेकेंड रुको, वापस लिखती हूँ। टंगस्टन स्टील, इसे क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में, टंगस्टन स्टील, तो याद रखिएगा कार्बन प्लस आयरन तो क्या होगा, कॉमन रहेगा। और अगर आपने W ऐड कर दिया, W इज द सिंबल ऑफ, आप क्या बताओगे, टंगस्टन। और ये कहाँ काम आते हैं, जो हाई स्पीड के वो नहीं होते हैं मशीनरी वगैरह, हाई स्पीड के कोई मशीन वगैरह बना रहे हो, बहुत तेज स्पीड वाले जो मशीन होती हैं और उनको कट करने के लिए जो टूल्स काम में लिए जाते हैं, उन्हें बनाने में, हाई स्पीड कटिंग टूल्स बनाने में, हाई स्पीड कटिंग टूल्स बनाने में, मतलब ऐसे टूल्स, ऐसे वो क्या टूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, ऐसे टूल्स जैसे तो टूल्स, प्लास हो गया, पेचकस हो गया, इनको टूल्स तो बोलते हैं। तो जो हाई स्पीड मशीनरीज आते हैं उनके जो कटिंग टूल्स होते हैं वो इसके बनते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मैंगनीज स्टील, मैंगनीज स्टील, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, इससे बनती है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन समझते हो, ड्रिल मशीन या लोकर, तिजोरी, तिजोरी देखी है आपने, कितनी हार्ड होती है, ये सबसे हार्ड माना जाता है इनमें से। मैंगनीज डाल दिया,
कार्बन डाल दिया, आयरन डाल दिया। ये मैंगनीज क्या बनाता है, इस स्टील को बहुत कठोर बना देता है बच्चों। और कार्बन भी यहां पर परसेंटेज ज्यादा रहता है, कार्बन का परसेंटेज इन सब में सबसे ज्यादा इसमें रहता है। तो ये क्या बनता है, इससे बनते हैं क्या क्या, एक तो बनती है ड्रिल मशीन, हमारे घरों में ड्रिल करने के लिए जो मशीन आती है वो इसी की बनी हुई होती है। दूसरा लॉकर्स, बैंक में लॉकर होता है, या किसी किसी के घर में क्या होती है, तिजोरी होती है। तो वो तिजोरी जो टूटती नहीं है किसी से भी, हथौड़ा वथौड़ा मारने से भी नहीं टूटती है, क्योंकि वो किसकी बनी हुई होती है, वो मैंगनीज स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, तो याद रखना स्टील के अंदर कार्बन आयरन कॉमन है, निकिल डाला तो निकिल स्टील हो गया, टंगस्टन डाला तो टंगस्टन स्टील हो गया, इससे प्लास पेचकस वगैरह से कुछ बनते हैं। मैंगनीज स्टील तो आप बता दोगे इससे ड्रिल मशीन या लोकर, तिजोरी जैसी चीजें बनाई जाती हैं, जिसको हथौड़े वथौड़े से आप कितना ही पीट लो। अब मैं नोट बनाकर एक चीज लिखवा रही हूं, एल्निको। एल्निको का नाम सुना है आपने फिजिक्स में, नोट बनाकर लिखना एल्निको। एल्निको किसे कहा जाता है, एल्निको एल से बना एल्यूमिनियम, निकिल, सीओ से बना कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट, और साथ में थोड़ा सा आयरन मिक्स किया जाता है, और ये एक अलोय है। एल्निको इज ए अलोय, अलोय का मतलब है मिश्र धातु। और ये कहां काम आता है बच्चों, स्थायी चुंबक बनाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में। स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो अलोय काम में लिया जाता है, उस अलोय को क्या कहा जाता है, एल्निको, एल्निको कहा जाता है। ये बात याद रख लेना। आप कितने सारे अलोय करवा दिए यहां पर, ये सारे अलोय तो है, मैंगनीज स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, निकिल स्टील हो गया, एल्निको, एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट, कॉपर मत कर देना, सीओ, कॉपर का सिंबल CU होता है, ये कोबाल्ट है, प्लस आयरन तो स्थायी चुंबक हो गया। इसके अलावा निकिल स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील, मतलब जिस पर जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि क्रोमियम होता है। इसके अलावा स्टील 3 टाइप का होता है, हार्ड स्टील, माइल्ड स्टील एंड सॉफ्ट स्टील। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। बस यहां आके आपका आयरन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मेटल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।